नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात करते हैं पर डे रोज रात को 8 बजे हम डिस्कस करते हैं राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में। और अध्याय नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 9 जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है क्लास 6 से लेकर 9 तक पूरा कंप्लीट जो वीडियो अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको दिया हुआ है, आप वो सारे क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10 के पार्ट नंबर 9 के बारे में। इससे पहले जो है हमने क्लास 10 के अध्याय फर्स्ट के 8 पार्ट जो है डाल दिए हैं यूट्यूब पर, तो आप देख लेना वो वीडियो। अगर आप नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे रखा है। और इस पार्ट के अंतर्गत जो है हम डिस्कस करेंगे लगभग जो है हमने 284 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 8 पार्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 9 के बारे में। क्लास 10 के अध्याय नंबर फर्स्ट का है ये। देखिए मित्रों, आरबीएससी की जितनी भी चाहे एग्जाम हो रहे हैं ना, उस एग्जाम से संबंधित हर एक एग्जाम में, राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आरबीएससी की जो ये बुक्स आपको दिख रही है राजस्थान अध्ययन की, आपके समक्ष रखी हुई है। देखो, इन बुक से जो है 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने जो है इस बुक्स को टेस्ट सीरीज के रूप में आपके लिए शुरू किया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप यूट्यूब पर देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ जो है आपको लास्ट जैसे ही पूरा सारा मैटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है इसकी मैं आपको एक वन लाइनर भी दे दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है आप एक बार सारी क्लासेस जरूर देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा आंसर रहेगा और किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ बताता हूं इस वीडियो के अंतर्गत, वो भी आप जो है पता कर सको, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, जो है 284 के आसपास हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 285 के बारे में, पार्ट नंबर 9 में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, पूरी क्लास को काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाकंभरी के चौहान शासकों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। यानी कि शाकंभरी जो है, शाकंभरी के चौहान शासकों को सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने माना है, कौन से इतिहासकार ने माना है। तो यह जो है माना गया है भाई किसके द्वारा, कौन से इतिहासकार थे वो, तो वो थे इतिहासकार हीराशंकर ओझा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, नेक्स्ट है अचलेश्वर मंदिर के लेख में शाकंभरी के चौहान शासकों को किस वंश से संबंधित माना गया है। देखिए, अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है, उस लेख के अंतर्गत शाकंभरी के जो चौहान है उनको किस वंश से संबंधित माना गया है। तो इन्हें माना गया है भाई चंद्रवंशी। क्या माना गया है? चंद्रवंशी माना गया है। किसमें? अचलेश्वर मंदिर के लेख के अंतर्गत। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वंशावलियों और ख्यातों में चौहान वंश की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है। किसमें? वंशावलियों और ख्यात जो है उसके अंतर्गत चौहान वंश की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है। तो यह उत्पत्ति जो है इनकी मानी जाती है भाई किससे? अग्निवंश से। किससे? अग्निवंश से माने जाते हैं ये वंशावली और ख्यातों के अनुसार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है किस इतिहासकार ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है। कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने चौहानों की उत्पत्ति को ब्राह्मण वंश से संबंधित माना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वह रहेगा भाई क्या? डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या रहेगा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है इन्हें किसे? चौहानों को ये ब्राह्मण वंश से माना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक और चौहानों का आदि पुरुष था। यानी कि बिजोलिया शिलालेख, याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना मित्रों, कि जो बिजोलिया शिलालेख है, कौन सा? बिजोलिया शिलालेख जो है, इस शिलालेख के अंतर्गत चौहानों की जानकारी मिलती है। किसकी? चौहान शासक जो थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये पॉइंट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि किस अभिलेख से चौहान शासक की जानकारी मिलती है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। तो वह मिलती है किससे? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट 100% याद रखना, जहां चौहान वंश की बात पूछी जाए वहां बिजोलिया शिलालेख का नाम आएगा, और जहां बिजोलिया शिलालेख पूछा जाए वहां पर चौहान वंश का नाम आएगा, ठीक है। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, और इसमें दे रखा है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक, सांबर झील का प्रवर्तक मतलब ये समझ लो कि सांबर झील के निर्माणकर्ता कौन थे। तो वह और चौहान वंश का आदि पुरुष थे, दोनों ही मतलब एक ही व्यक्ति है। तो कौन है चौहान वंश का आदि पुरुष, या फिर अपन ऐसे कहे कि कौन है सांबर झील का प्रवर्तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपके समक्ष ऑप्शन दे रखे हैं, वासुदेव, वाकपतिराज, गुवक प्रथम या विग्रहराज द्वितीय। तो इसका जो है हमारा आंसर रहेगा कौन सा? वासुदेव चौहान। क्या रहेगा भाई? वासुदेव चौहान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख करता है जिसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि जो 973 का जो हर्षनाथ लेख है, कौन सा लेख भाई? हर्षनाथ का जो लेख है
कब का? 973, सॉरी हाँ 973 का है ये, उस 973 ईस्वी का है। तो इस समय का ये जो हर्षनाद लेख है, इस लेख के अंतर्गत कौन से चौहान शासक के उसमें जो है विषय का उल्लेख किया गया, मतलब शासक के विषय का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसमें जो है विजय है, विषय नहीं यहाँ पे, इसके विजय का उल्लेख किया गया, याद रखना ये, उसके विजय का उल्लेख, मतलब उसने कुछ विजय प्राप्त की थी, जहां भी युद्ध किए थे तो जीते थे, तो उसके बारे में जो इसमें वर्णन किया गया है। और उस शासक ने जो है गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था। किसे? मूलराज को परास्त किया था। तो ऐसा वो चौहान शासक कौन है, इसका जो है आंसर इसमें बताना है। ठीक है, तो वह थे भाई कौन? विग्रहराज। कौन थे भाई? विग्रहराज द्वितीय थे। कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट या शत्रु सहारक मिलती है? याद रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गोविंद तृतीय जो है चौहान शासक, उसकी उपाधि थी एक वैरीघट या शत्रु सहारक। तो याद रखना पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस चौहान शासक को वैरीघट के नाम से जाना जाता था, या वैरीघट की उपाधि प्राप्त थी, या शत्रु सहारक की उपाधि प्राप्त थी? तो वह थे कौन? गोविंद तृतीय। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना। अब ये पूछ रहा है कि कौन से ग्रंथ में जो है ये उपाधि इन्हें दी गई थी, या इस उपाधि के बारे में कहा गया था, तो वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह ग्रंथ है भाई कौन सा? ऑप्शन आपके समक्ष देखो जरा ध्यान से, एक बार कमेंट करके बताओ कि कौन सा ग्रंथ है वह। तो पृथ्वीराज विजय जो है उसके अंतर्गत ये बात कही गई। किसमें? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के अंतर्गत। और ये ग्रंथ किसका है? तो यह है जयानक का। किसका है भाई? जयानक का। जयानक भट्ट जो है उसके द्वारा लिखा गया है ये ग्रंथ। कौन सा? पृथ्वीराज विजय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखिए, एक है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया भाई किसका? चंद्रबरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार यह माना जाता है कि, कौन से इतिहासकार के अनुसार यह माना जाता है कि चौहान शासक गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था? कौन से इतिहासकार ये मानते हैं कि चौहान शासक जो थे कौन? गोविंद तृतीय, इन्होंने गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से, मतलब मारवाड़ की तरफ आने से रोका था? तो किसने रोका था? गोविंद तृतीय ने रोका था। इस बात की पुष्टि जो है वो कौन सा इतिहासकार करते हैं? तो कौन से इतिहासकार ये मानते हैं? तो ये मानते भी किसके द्वारा? ये माना गया है फरिश्ता के द्वारा। किसके द्वारा? फरिश्ता के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। किसका? 292 का। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फरिश्ता कंप्लीट यहाँ पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, किस चौहान शासक द्वारा 1113 ईस्वी में अजय मेरू या अजमेर नगर बसाया गया था? कौन से चौहान शासक हैं जिनके द्वारा 1113 के अंतर्गत अजय मेरू या अजमेर नगर को बसाया गया था, मतलब कि अजमेर की स्थापना की गई थी? कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने 1113 के अंतर्गत जो है अजमेर नगर की स्थापना की थी? किसकी भाई? अजमेर या अजय मेरू भी कहते हैं अजमेर का नाम। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी बसाया था कहो या स्थापना कहो, एक ही बात है। तो यह 1113 के अंतर्गत की गई थी। और किस चौहान शासक के द्वारा यह कार्य किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ध्यान से देखो जरा, ऑप्शन आपके अर्णोराज, अजयराज, पृथ्वीराज या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? अजयराज। क्या रहेगा भाई? अजयराज। अजयराज ने जो है चौहान शासक थे अजयराज, जिन्होंने अजमेर नगर बसाया था, यानी अजय मेरू की स्थापना की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा, अजयराज। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, चौहान शासक अजयराज के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो देखिएगा चौहान शासक जो है अजयराज, उनके बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। ठीक है, इनके द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के अजय प्रियदंब कहलाए, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है कि इनके द्वारा चलाई गई कुछ मुद्राएं जो थी जिन पर इनकी रानी सोमलवती का नाम अंकित है। किसका? रानी सोमलवती का नाम अंकित है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि इन्होंने पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस चौहान शासक ने अजमेर में आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया था? याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो पुष्कर के वराह मंदिर कहो या आनासागर झील कहो, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया? वह किया गया भाई अर्णोराज के द्वारा। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और अर्णोराज जो है वो पृथ्वी सिंह तृतीय के दादाजी थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के दादाजी थे। तो यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अर्णोराज। इन्होंने आनासागर झील का निर्माण किया, कहां पर? अजमेर के अंतर्गत। ठीक है ना। और पुष्कर के अंतर्गत जो है अजमेर के अंतर्गत जो पुष्कर आया हुआ है उसके अंतर्गत वराह मंदिर का निर्माण किया था। तो यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अर्णोराज। ठीक है, 295 का कंप्लीट हो गया। फिर देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक
चौहान शासक अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए इसने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, परंतु गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुए। ये भी करेक्ट है, मतलब कि जो अर्णोराज थे इन्होंने तुर्क और मालवा के शासक थे उनको परास्त किया, और गुजरात के शासक जो कुमारपाल थे उनसे ये खुद पराजित हुए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वह शैव शासक थे और उसने मतलब उन्होंने अजमेर में खत्तरगछ के अनुयायियों के लिए भूमि दान की थी। ये भी करेक्ट है। फिर है कि इसके शासनकाल की अवधि जो है वो 1133 से लेकर 1155 है। ये भी करेक्ट है। इसका मतलब उपयुक्त सभी हमारा जो आंसर वो करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर लिखा हुआ है 97, किस चौहान शासक के समय में प्रखंड विद्वान देवबोध और धर्मघोष हुए थे। मतलब कि देवबोध और धर्मघोष जो है वो किस चौहान शासक के दरबार में थे। तो यह वही थे, कौन से चौहान शासक के दरबार में थे, ध्यान से देखो जरा। तो यह थे अर्णोराज के दरबार में। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित चौहान शासक और उनके शासन काल की अवधि संबंधित सही सुमेलित है। देखिए जो चौहान शासक थे और उनके शासन काल की अवधि से संबंधित सही सुमेलित कौन सा है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो ध्यान से जरा, कौन सा सही रहेगा, कौन सा करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन है अजय राज, इन्होंने जो है 1105 से लेकर 1133 तक शासन किया था। फिर विग्रहराज चतुर्थ आते हैं, तो इन्होंने जो है 1158 से लेकर 1163 तक। फिर पृथ्वीराज तृतीय ने 1177 से लेकर 1192 तक शासन किया था। तो उपयुक्त सभी यानी कि जो है डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस चौहान शासक ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। जो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। देखो याद रखना, दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक जिसने तोमरों को पराजित किया था। तो कौन थे वो चौहान शासक जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। तो प्रथम चौहान शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था वह थे कौन, विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे भाई, विग्रहराज चतुर्थ। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ को किसके द्वारा कवि बांधव की उपाधि दी गई। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बार जो है एग्जाम पूछा गया, इसे तो आप 100% टिक लगा देना, याद कर लेना कि विग्रहराज चतुर्थ को किसके द्वारा कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई। तो कवि बांधव की उपाधि जो है इन्हें दी थी किसने, जयानक भट्ट ने अपने इस पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में। किसमें, पृथ्वीराज विजय नामक जो इनका ग्रंथ था उस ग्रंथ के अंतर्गत जो इन्होंने इनको कवि बांधव की उपाधि दी थी। किसे, विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जयानक भट्ट के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ को जो है कवि बांधव की उपाधि दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 300 का जो आंसर रहेगा वह रहेगा भाई कौन सा, जयानक। फिर नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना की गई थी। किसके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ जो है इनके द्वारा कौन से नाटक की रचना की गई थी। तो इनके द्वारा हरिकेली नामक नाटक की रचना की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, ललित विग्रहराज जो है वो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सोमदेव के द्वारा। सोमदेव कौन थे, तो विग्रहराज चतुर्थ जो है इनके दरबार के कवि थे ये। ठीक है, दरबारी कवि। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान जिसके द्वारा ललित विग्रहराज नाटक रचना की गई थी तो वह थे कौन, सोमदेव। कौन थे भाई, सोमदेव, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान के किस जिले में विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर अपने नाटक हरिकेली की पंक्तियां खुदवाई थी। तो वह संस्कृत पाठशाला जो है कहां पर थी, अजमेर के अंतर्गत थी वो, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा अजमेर में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को किसके द्वारा तुड़वाया गया और उस पर जो है 2.5 दिन का चौपड़ा मस्जिद बनाई गई। तो ये बनाई गई किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, किस चौहान शासक ने बिसलपुर बसाकर वहां बिसलपुर झील बनवाई थी। तो कौन से चौहान शासक है जिन्होंने बिसलपुर नगर बसाकर वहां पर जो है बिसलपुर झील की भी बनाई थी। तो कौन से केस का शासक थे, तो यह थे भाई कौन, विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ थे जिन्होंने बिसलपुर नगर बसाकर वहां पर जो है बिसलपुर झील का निर्माण किया था। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने विग्रहराज चतुर्थ की विद्वता की तुलना जो है कालिदास और भावभूति से की थी। तो कौन से थे वो शासक, वह थे किलहॉर्न। कौन थे भाई, किलहॉर्न, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक का काल सपादलक्ष का स्वर्ण काल कहलाता है। तो सपादलक्ष का स्वर्ण काल कहलाता भाई किसका, विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल जो था वह सपादलक्ष का स्वर्ण काल कहलाता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। किसमें, शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो वह थे भाई कौन, पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे,
पृथ्वीराज तृतीय जो है वो सबसे प्रतापी शासक थे, ये पॉइंट याद रखना, तो ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय जब शासक बना उस समय उसकी आयु कितनी थी? किसकी? पृथ्वीराज तृतीय जब शासक बने थे तब उस समय जो है इनकी आयु कितनी थी? तो इनकी आयु जो है मात्र उस समय थी कितनी? 11 वर्ष थे भी। कितनी थी? केवल जो है 11 वर्ष की आयु थी इनकी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन है 1182 में उसने सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि भंडारकों का संबंध किससे है? तो वह है पृथ्वीराज तृतीय से। पृथ्वीराज तृतीय ने जो है भंडारकों को परास्त किया था। कब किया था? 1182 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है 1182 में ही इसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आल्हा व उदल जो है लड़ते हुए मारे गए। तो क्वेश्चन देखो यहां से ये बनता है कि पहली बात तो ये कि महोबा के चंदेल शासक को जिसने इन्होंने पराजित किया था वह कौन थे? तो वह थे परमर्दी देव। ठीक है ना, तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन महोबा के चंदेल शासक कौन थे? तो वह थे परमर्दी देव। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है मित्रों, पॉइंट आप कंप्लीटली याद जरूर रखना। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो है ना ये याद रखना पृथ्वीराज तृतीय के दो सेनापति थे, कौन? एक तो थे आला और उदल, ये दोनों इसमें लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के को परास्त किया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण करके उससे विवाह कर ले। ये भी करेक्ट बात है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या रहेगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह हुआ था कब? 1191 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो है पृथ्वीराज विजय होता है। कौन? पृथ्वीराज जो है तृतीय, वह इसमें कौन होता है? विजयी हो जाते हैं, मतलब कि इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा 1191 के अंतर्गत। फिर 1192 के अंतर्गत जो है तराइन का दूसरा युद्ध होता है। कौन सा? दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था कब? 1192 के अंतर्गत, और इस समय जो है कौन? इस समय जो है पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जो थे, कौन? मोहम्मद गोरी जो होते हैं ना, ये उसमें जीत जाते हैं, मतलब इनकी जो है विजय हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ जो है फिर भारत के अंतर्गत जो है चौहान शासक का अंत हो जाता है लगभग, और फिर जो है इनका शासन किसका? देखो आगे ऑप्शन आ गया, देख लेना ऑप्शन है, तुर्की शासन का जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो चलो देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में चौहान राज्य का पतन और तुर्की शासन की नींव पड़ जाती है? तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? तो तराइन का तीसरा युद्ध था, उस समय जो है ये होती है, मतलब तुर्की शासन की स्थापना हो जाती है, तो 1192 के अंदर। ठीक है, कब था? 1192 में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट है प्रसिद्ध विद्वान जयनक और छंदबरदाई जो है किस चौहान शासक के दरबार में थे? कौन? जयनक और छंदबरदाई जो है वो कौन से शासक के दरबार में थे? तो वह थे पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। देखो पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयनक ने, पृथ्वीराज रासो छंदबरदाई ने, हमीर रासो जोधराज ने लिखी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए मित्रों इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना मित्रों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से ही हम जो है बेहतरीन ऑथेंटिक नॉलेज के वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो बने रहेगा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी क्लास देखने के लिए, और पहचान क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।